पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको बताना है। देखिए हुआ क्या था, 20 जुलाई को 1969 में यूएसए का जो नासा एजेंसी है उसका एक अपोलो रॉकेट, कौन सा ध्यान रखिएगा, अपोलो 11, ये चंद्रमा पर उतरता है और इस दिन पहली लैंडिंग होती है, पहली मानव लैंडिंग होती है चंद्रमा पर। तो इसी के उपलक्ष्य में 20 जुलाई को प्रतिवर्ष चंद्रमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि संसार, पूरे विश्व की यानी दुनिया के लोगों को चंद्रमा और इससे संबंधित सारी चीज़ों के बारे में जागरूक किया जा सके। क्लियर हुआ। 20 ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को इसलिए मनाया जाता था कि पहली मानव लैंडिंग हुई थी इस समय चंद्रमा पर। इसरो से संबंधित अभियानों की बात करें तो सबसे पहले आप इससे पहले ये जान लीजिए, देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये अपोलो 11 में गए थे, अपोलो 11 जो रॉकेट ये इसमें गए थे और पहली मानव लैंडिंग हुई थी 20 जुलाई 1969 को। इन्होंने क्या रखा था, पैर रखा था चंद्रमा पर। ठीक है। चंद्रयान 1 क्या है, देखिए चंद्रयान 1 इसरो का मानव रहित एक यान है जो चंद्रमा पर भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को सक्सेसफुली। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है ना। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और कौन से रॉकेट से, GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। चंद्रयान 3 की बात करें साथियों, चंद्रयान 3 जाएगा अगस्त 2022 में, इसकी लॉन्चिंग होगी। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। देखिए ये जो ओलंपिक और पैरालंपिक, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 2021 के ओलंपिक और पैरालंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे दोस्तों, ये हुए थे टोक्यो में। कहाँ पर हुए थे, टोक्यो में हुए थे। और अब जो 2024 के जो होंगे, कहाँ पर होंगे, 2024 के पेरिस में होंगे, और पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। और 2028 के होंगे यूएसए के लॉस एंजल्स में होने वाले हैं साथियों। एक चीज़ क्या आपको पता है, ये जो ओलंपिक का लोगो होता है इसमें अलग अलग रंग की ये रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स, इनका क्या मतलब और क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या आप कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो अलग अलग कलर्स की जो रिंग्स होती हैं ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट्स करती हैं। ये समझ में आया, ध्यान रखिए, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाती हैं ये। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस में, और 2021 के टोक्यो में हुए थे, जापान में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी साथियों, ये हुई थी 6 अप्रैल 1896 को, और पहला ओलंपिक एथेंस यूनान में हुआ था। अब जो 2021 के जो संपन्न हुए हैं हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, इनके बारे में बात करें। देखिए 32वें क्रम के थे। पहला स्थान पदक तालिका में, पहला स्थान अमेरिका को मिला, दूसरा स्थान चीन को और तीसरा स्थान जापान को मिला था, जो कि इसको होस्ट कर रहा था। भारत का स्थान जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत का पदक तालिका में 48वां स्थान था। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है साथियों, ये आपको बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। सभी साथी मेरे आंसर करेंगे। देखिए आंसर करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है, आपको चीज़ें बहुत लंबे समय से याद रहती हैं। अगर आप गलत भी करें, सही भी करें, लेकिन आंसर जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है, विश्वास करिए। नेक्स्ट, अब चूंकि यूएसए में हो रहे हैं तो देखिए यूएसए के 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। जब इसको आज़ादी मिली थी तो उस समय 13 अलग अलग राज्यों ने मिलकर के इसका गठन किया था, यूएसए बनाया था, इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। और अभी फिलहाल इसमें 50 स्टेट्स हैं। इसकी संसद की बात करें, संसद को इसकी को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 2 इसके हाउस हैं, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड, ये लॉर्ड सभा, और प्रतिनिधि सभा। लॉर्ड सभा में 100 मेंबर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, वहाँ पर लॉर्ड सभा है। हमारे यहाँ राज्यसभा तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीट्स है, लेकिन वहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 सीट आती हैं लॉर्ड सभा में, तो टोटल 100 सीट है वहाँ की जो लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएसए के नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में मैक्सिको है। ये यूएसए और कनाडा के बीच में कुछ झील क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ पर। ये झील हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, और इसके अलावा ह्यूरॉन, ईरी, और ये है ओंटारियो। आप लोग याद रखिएगा, ये जो मिशिगन झील है ना, ये पूरी तरह यूएसए में पड़ती है, जबकि बाकी की और जो 4 झीलें ये यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा साझा करती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, नामसाई घोषणा किससे संबंधित है।
देखो हाल ही में यहाँ आप इस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत इनको पहचानते हैं तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा और पेमा खांडू जी हैं ये, यानी कि एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों के, क्योंकि देखो लंबे समय से ही 1989 से ही लंबे समय से असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद बना हुआ है। 1979 में एक जो है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया गया था। पहले शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में हुआ ये कि चूंकि दोनों की 804 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं ये, और एक दूसरे राज्य के नागरिक जो है यहाँ पर एक दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो इसलिए इनमें विवाद है। और अब इसी विवाद को निपटाने के लिए दोनों राज्यों के बीच में नामसाई घोषणा से संबंधित ये विवाद, ये समझौता हुआ, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो नामसाई घोषणा किससे संबंधित है साथियों? इसका राइट आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता से संबंधित है ये। यहाँ पर हमने इसके बारे में सारी बातें जान ली। आप थोड़ा सा असम के बारे में ये जानिए, पहले इस मैप को देखिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ये में सीमा है ना, ये यहाँ तक सीमा लगती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और यहाँ पर इधर के जो रहने वाले यहाँ के निवासी हैं असम के, वो इधर चले जाते हैं, इधर के इधर आते हैं, तो इसके अतिक्रमण होता है। इसी को लेकर के विवाद बना हुआ है। उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है असम, राजधानी इसकी दिसपुर है, सबसे बड़ा इसका शहर ये है गुवाहाटी, याद रखिएगा आप लोग। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, विधानमंडल एक सदनीय है, केवल और केवल विधानसभा जिसकी 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि जो असम है साथियों, ये बाकी के जो 6 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सभी के साथ में सीमा साझा करता है। क्लियर हुआ? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ब्रह्मपुत्रा रिवर इन दोनों स्टेट से होकर के गुजरती है, यहाँ से आती है। देखो ब्रह्मपुत्रा, अगर मैं बताऊँ आपको, इधर से आकर के यहाँ से यहाँ आकर के, नहीं नीचे नहीं जाती है, यूँ आकर के और यूँ आ जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है साथियों, ये चीन तिब्बत से आती है, मानसरोवर झील के पास से, वहाँ पर तिब्बत में इसको, जो आजकल जो चीन है, इसको सांगपो बोला जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करती है तो इसको क्या बोला जाता है साथियों? उस समय इसको सियांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सियांग बोला जाता है। फिर ये असम में प्रवेश करती है, और उसके बाद में बांग्लादेश में जब ये बहती है तो इसको जमुना कहा जाता है। और जब इसमें यहाँ पर आकर के गंगा नदी मिलती है तो इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से पद्मा कहा जाता है, और ये संयुक्त रूप से ही पद्मा के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हो यहाँ पर सारी बातें? अब देखो ये कुछ अलग अलग लोकेशंस हैं जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं, जैसे पासीघाट, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। और नियामाटी, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सभी जो सिटीज़ हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, वो है यहाँ पर एक नदी द्वीप बनता है माजुली नाम से। आप लोग याद रखिएगा, माजुली नामक नदी द्वीप कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2022 को ताशकंद में एशिया युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हर्षदा गरुड़। देखिए ताशकंद में ये चैंपियनशिप हो रही है, और इस चैंपियनशिप में जो गोल्ड जीता है वो भारत की हर्षदा गरुड़ ने जीता है। 45 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने कितना वजन उठाया था? 157 किलोग्राम वजन उठाकर अब स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जबकि भारत की एक दूसरी खिलाड़ी हैं सौम्या दलवी, इन्होंने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 49 केजी युवा वर्ग में एल धनुष ने 85 किलोग्राम वजन में स्नैच वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिए मई 2022 में देखो होता क्या है कि श्रीलंका में एक बड़े लंबे समय से ही यहाँ पर आर्थिक संकट से जूझ रहा, बहुत ज़्यादा लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और श्रीलंका बिल्कुल एकदम बैंकक्रप्ट हो चुका है, इमरजेंसी भी घोषित हो चुकी है। अब यहाँ पर मई 2022 में होता क्या है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। इस्तीफा देने के बाद में जो ये रानिल विक्रमसिंघे हैं इनको कार्यवाहक, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। बाद में होता क्या है, बाद में जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे, वो भी अपना इस्तीफा दे देते हैं, और फिर इन ये जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और अब चूंकि ये गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति का पद खाली था, इसलिए अब राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, और उन चुनाव में ये रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा। तो अब नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने डलास अलापेरूमा को हराया है। कितनी वोट इनको मिले हैं?
134 वोट मिले हैं रानिल विक्रमसिंघे को, जबकि डलास को मिले हैं 82 वोट। श्रीलंका के बारे में बात करें, श्री जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी है। 70.2% पॉपुलेशन यहाँ की बुद्धिज्म को मानती है और 12.6% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती है। भारत के दक्षिण में स्थित है, 31 किलोमीटर की दूरी है मात्र। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, उसके बाद में इसका नाम श्रीलंका हो गया। पाक जल संधि है, इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मैप आप देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि, और ये पाक की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि ही इन दोनों को मिलाती है, और ये भारत का तमिलनाडु स्टेट से ये लगता है। यहाँ पर श्रीलंका का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट वो जाफना है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुई यहाँ पर सारी बातें, और हिंद महासागर में एक पड़ता है ये देश। चलिए नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2022 को किस भारतीय धाविका को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीटी उषा उड़नपरी को हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, और इन्होंने राज्यसभा में अपनी शपथ ली थी। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 2022 को। पीटी उषा के बारे में बात करें तो ये इनको उड़नपरी कहा जाता है। ये केरल की मूल निवासी है, उनका जो पूरा नाम है साथियों वो है पिलवुलकंडी थेपकारामपिल उषा। इन्होंने 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था। 1983 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इनकी पिक्चर रही, ये आप देख सकते हैं। कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस करें। राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। एक्चुअली में निर्वाचित नहीं, इसको मनोनीत लिखो आप, मनोनीत किया जाता है। और पीटी उषा को मनोनीत ही किया गया है। कौन कौन से क्षेत्रों में? कला, साहित्य, ज्ञान, खेल और सामाजिक सेवा, 5 क्षेत्रों में ये जो है मनोनीत किया जाता है। और इन सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं तो उनमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता, याद रखिएगा। और जो पहले खिलाड़ी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे वो थे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, नई भुगतान सुविधा पेमेंट इन चैट किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? सबसे पहले आप ये समझिए पेमेंट इन चैट होगा क्या। देखिए इसका पहले राइट आंसर जो है वो सी है, इंस्टाग्राम होता क्या होगा क्या इसमें, जब आप किसी भी जो यहाँ पर सर्टिफाइड जो यूजर्स होगा, मतलब जो उपभोक्ता होगा कोई भी चीज़ को, जो उत्पादक होगा, उससे जब आप चैट करेंगे तो वहीं पर आप सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। कोई कौन सा आपको प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे आप ये देख सकते हैं ना, इस पिक्चर को देखिए, वहीं पर सारी चीज़ों को जब डिस्कस कर लेंगे कितने का वो प्रोडक्ट है, और वहीं पर आप उसकी खरीदारी कर लेंगे, और उसी चैट बॉक्स में ही वहीं पर ही आप पेमेंट भी कर देंगे। तो ये पेमेंट इन चैट किसने शुरू किया है? इंस्टाग्राम ने, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें ये जो कुछ छोटे व्यवसायी जो होंगे उनसे सीधा आप लोग खरीदारी कर सकते हैं इंस्टाग्राम की बात करें तो 6 अक्टूबर 2010 को इसको लॉन्च किया गया था। मेटा इसका ओनर है, और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? केविन सिस्ट्रॉम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ये हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ की बात की जा रही है, अभी हुई नहीं है, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा कर दी गई है। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर उत्तराखंड में। क्या है ये? देखिए इसमें 150 बालक और 150 ही बालिकाओं को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 29 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। जिन बच्चों का इसमें चयन होगा साथियों, उनमें जो उनकी खेल प्रतिभा को भी निखारा जाएगा। क्लियर? उत्तराखंड के बारे में बात करें, ये आप मैप देख सकते हैं उत्तराखंड का। इसकी 2 राजधानी हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और शीतकालीन देहरादून है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। लोकसभा सीट 5 हैं, विधानसभा सीट 70 हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड के पहले पालमेटन का उद्घाटन किया गया हल्द्वानी में, और भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन भी उत्तराखंड के माणा गांव में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग सेवा की घोषणा की है? तो देखो जैसे व्हाट्सएप का प्रयोग करके ये अपने ग्राहकों को पेमेंट बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी, और इसका राइट आंसर है साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? देखो जो वर्तमान SBI है ना, इसकी स्थापना तो 1 जुलाई 1955 को होती है, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना होती है।
27 जनवरी 1921 को इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये वर्ल्ड की 43वीं बड़ी बैंक है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इसकी रैंक 221वीं है। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल एथलेटिक्स टीम में शामिल कौन से खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसा कि हमने अभी कल के ही सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कल या परसों के सेशन में हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रमंडल के लिए हमने अपने खिलाड़ियों को नामांकित कर दिया है, भारत के जो खिलाड़ी हैं। तो उनमें चूंकि किसी भी टूर्नामेंट में जाने से पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट का मतलब ये है कि साथियों कि इन खिलाड़ियों के द्वारा कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं लिया जा रहा है जो प्रतिबंध हो, जैसे कि स्टेरॉइड्स, है ना, कि कहीं ये स्टेरॉइड्स लेकर के खेल तो अपना नहीं जारी रख रहे हैं। तो ये डोप टेस्ट कराया जाता है नाडा के द्वारा। नाडा एक एजेंसी है भारत में जो कि डोप टेस्ट करती है कि कोई स्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं ले रहा है। तो इसी डोप टेस्ट में 2 खिलाड़ी ये पॉजिटिव पाए गए हैं, ये हैं धनलक्ष्मी और ऐश्वर्या बाबू। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। अब आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करूं, देखो अब की बार जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हो रहे हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहे हैं और उसके बाद 2026 के घोषित हो चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। याद रखिएगा आप लोग इन चीज़ों को। क्लियर। और 322 हमारे भारतीय सदस्य की टीम जा रही है, पूरी 322 सदस्य जा रहे हैं खिलाड़ी हमारे। पश्चिम बंगाल के आज का जो सवाल, जो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए और कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। IASSF विश्व कप के स्कीट इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज ये थे महराज अहमद खान। हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ये मनाया गया दिल्ली में। नेक्स्ट है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? मनोज कुमार। भारत के पूर्वोत्तर में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों ये ITBP के द्वारा स्थापित किया गया है, पूर्वोत्तर का पहला ट्रेनिंग स्कूल। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है? एयरटेल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एविएशन पैसेंजर चार्टर किस देश द्वारा जारी किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पनडुब्बी को नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया INS सिंधु ध्वज। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अमेरिका के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप नहीं, सॉरी, अमेरिका नहीं, जापान के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गजल गायक भूपेंद्र सिंह का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो साथियों ये हो गया 82 वर्ष की उम्र में। ये था साथियों आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।